Good evening, students. Today we will start chapter 6 in political science. Chapter 6 जुडिशरी. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. राइट. एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन का, और जुडिशरी जस्टिफाई क्या करेगा, जस्टिफाई या जस्टिस यानी न्याय करना. यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ बनता है तो वो देखा जाता है कि लेजिस्लेचर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने वो बना दिया. अब एग्जीक्यूटिव देखेगी क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी. बट एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो लास्ट में जुडिशरी देखेगी कि क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, लोगों को जस्टिस देगा नहीं. अगर नहीं देता तो ये जुडिशरी के पास पावर है कि जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया है, उनको कैंसिल कर सकती है जुडिशरी. उनके पास इतनी पावर होती है जुडिशरी के पास. ठीक है, तो आज हम ये थर्ड ऑर्गन ही डिस्कस करेंगे जुडिशरी का. सबसे पहले कि जुडिशरी होती क्या है, नोट कीजिए. जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सीधी सा है कि तीसरा ऑर्गन है ये गवर्नमेंट का. पहला बताया था आपको लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी. उसके बाद आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ये करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है. ठीक है, नोट कीजिए. इट्स फंक्शन इज टू डू जस्टिस. मेनली ये क्या करता है, न्याय करता है, जस्टिस करता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जुडिशरी का फंक्शन जस्टिफाई या जस्टिस करना होता है. द जुडिशरी हैज़ द ड्यूटी टू पनिश ऑल दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ. जुडिशरी के पास अथॉरिटी है कि वो उन लोगों को जो कानून तोड़ते हैं उनको पनिशमेंट दे सकता है. द जुडिशरी हैज़ द ड्यूटी टू पनिश, नोट कीजिए, ऑल दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ. यानी कि जो कानून तोड़ते हैं उनको पनिश करने की अथॉरिटी किसके पास रहेगी, जुडिशरी के पास रहेगी. ठीक है, उनको पनिश करने की अथॉरिटी जुडिशरी के पास रहेगी. उसके बाद हमें इस जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है. जुडिशरी भी कौन सी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो किसी के प्रेशर में आके काम ना करे, एग्जीक्यूटिव के या जुडिशरी के, इनके प्रेशर में आके काम ना करे. ऐसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमें ज़रूरत क्यों है. क्योंकि सिर्फ इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही प्रोवाइड कर सकती है जल्दी से जल्दी जस्टिस, अच्छा जस्टिस, यानी कि सही को है जो प्रॉपर जस्टिस मिले और जो क्रिमिनल है उसको सज़ा मिले, पनिशमेंट मिले. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दबाव में होगी, तो यहाँ पे जस्टिस प्रॉपर नहीं होगा, है ना. जस्टिस, जुडिशरी भी बिक जाएंगे, जजेस भी बिक जाएंगे, फिर कहाँ न्याय होगा. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए ज़रूरी है. लिखें क्यों ज़रूरी है. ओनली इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोवाइड फेयर एंड स्पीडी जस्टिस, यानी जल्दी और सही न्याय प्रोवाइड करवा सकती है सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो स्पीडी जस्टिस नहीं हो सकता, यानी बहुत लंबे समय तक चलेंगे केसेस. उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. मैंने बताया था आपको, हमने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर किया था कि फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर कोई पर्सन किसी दूसरे का राइट डिसओबे करता है तो हम क्लेम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं कर सकते. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी अलोन. which can secure the fundamental right ऑफ द सिटीज़न. यानी कि जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं किसके द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको प्रोटेक्शन करने का काम किसका होगा,
हमारी जुडिशरी का होगा। ठीक है, इसीलिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो ऑनेस्ट होगी, जो एफिशिएंट होगी, जो कंट्रोल में नहीं होगी किसके, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के, उसको क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी जो लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में ना हो, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में ना हो, प्रेशर में ना हो, जो एफिशिएंट हो, जो ऑनेस्ट हो, एफिशिएंट हो। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, आप इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग हो गया, तो कॉम्पोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की, हम कॉम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे। कॉम्पोजिशन सुप्रीम कोर्ट डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी पावर होती है उनके पास। आज हम इसका कॉम्पोजिशन करेंगे भी, कितने जजेस होते हैं, जैसे हमने लोकसभा या राज्यसभा का कॉम्पोजिशन किया था, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था माय डियर स्टूडेंट्स, 8 जजेस का प्रोविजन होता था इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, प्रोविजन फॉर 8 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इंक्लूडिंग सीजी लिख रही हूँ मैं शॉर्टकट में, चीफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ईयर टू ईयर इसकी जो है नंबरिंग है वो बढ़ती गई। मैक्सिमम होते थे 11, बट हमारे उस समय जो अब संविधान बना 8 जजेस थे, मैक्सिमम नंबर है जो 11 हो सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते थे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट आई, यानी कि इनके सन को बढ़ाया गया। 1960 में 14 जजेस का प्रोविजन हुआ। 14 जजेस, 14 जज हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। उसके बाद स्टूडेंट्स 1986 में 17 to 25 का हुआ कि 17 से 25 बढ़ते रहे ना, ये टाइम टू टाइम 17 से 25 होने चाहिए। उसके बाद 2008 में, ये आप बताएंगे, हिस्ट्री याद करेंगे कि पहले इतने थे फिर इतने थे, इम्प्रूवमेंट किया। 2008 में इन्होंने कहा 25 से 30 के बीच होने चाहिए, और ये 2008 का ही इम्प्लीमेंटेशन है जो अब तक चला आ रहा है। एट प्रेजेंट अगर मैं बता दूं 31 है, एट प्रेजेंट 30 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस, 1 चीफ जस्टिस, यानी कि 31 हो गए, 1 चीफ जस्टिस, यानी कि 31 का है प्रोविजन है इस समय, 31 है एट प्रेजेंट। ठीक है, टाइम टू टाइम ईयर वाइज बड़े हैं। स्टार्टिंग में 8 थे जब हमारा संविधान बना, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कुछ टाइम के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, उन्होंने कहा कि 14 जजेस होने चाहिए, केसेस ज़्यादा हैं। देन 86 में उन्होंने फिर बढ़ाए, देन 2008 में 25 to 30 का रखा, उसी के साथ चलता आ रहा है, आज एट प्रेजेंट भी 31 रहे हैं। तो हमारा ये कॉम्पोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पावर्स एंड फंक्शन करेंगे कि कौन से केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कौन से पहले हाई कोर्ट जाते हैं देन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।